Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel Success with Nigam Institute। अष्टमी और नवमी पूजा के कारण 2 दिन में वीडियो नहीं डाल पाई हूँ और आज से फिर रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगे। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पे आपको कॉन्सेप्ट एंड उसके एमसीक्यू वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो एक बार अवश्य इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए, आज का टॉपिक है वर्ण व्यवस्था। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण व्यवस्था क्या होती है। महात्मा गांधी ने इसके बारे में कहा है कि वर्ण हमारे अधिकारों का ही नहीं बल्कि कर्तव्यों का बोध कराते हैं। इनका संबंध उन निश्चित समस्याओं से है जो मानव कल्याण के लिए अनिवार्य है। इसका यह भी तात्पर्य है कि कोई भी व्यवस्था अच्छा अथवा बुरा नहीं होता है। ये महात्मा गांधी के शब्द। वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जो वैदिक काल से लेकर आज तक किसी न किसी रूप में हमारे समाज में सबसे दृढ़ आधार बनी हुई है। यह वह व्यवस्था है जिसके अनुसार संपूर्ण हिंदू समाज को 4 वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया और उनके अनेक नियमों के द्वारा उन सभी वर्णों के अधिकारों और कर्तव्यों को इस प्रकार निर्धारित किया गया जिससे समाज की सभी आवश्यकताओं को नियमित रूप से पूरा किया जा सके। वास्तविकता यह है कि पारस्परिक संघर्षों को कम करने के लिए समाज में प्रत्येक व्यक्ति को विशेष सामाजिक स्थिति प्राप्त होना आवश्यक है। यह कार्य 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक तरीका तो यह कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, और दूसरा तरीका यह हो सकता है कि समाज में विभिन्न व्यक्तियों की गुणों और स्वभाव के आधार पर उन्हें अनेक भागों में बांट दिया जाए तथा इसके पश्चात किसी भी समूह के सदस्यों को अपनी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए साधारणतः कोई छूट न दिए जाए। भारतीय समाज में व्यक्तित्व में समुचित विकास और सामाजिक संघर्षों को कम से कम करने के लिए दूसरी नीति को अधिक उपयोगी समझा गया। इस नीति के आधार पर समाज को एक निम्न व्यवस्था में विभाजित किया गया और इसे ही वर्ण व्यवस्था कहते हैं। अब वर्ण का अर्थ हम जानेंगे कि वर्ण का अर्थ क्या होता है। साधारण रूप से वर्ण और जाति को समान मान लिया जाता है। फोकार्ट ने और उसके अनुयायियों का मत है कि वर्ण और जाति में केवल नाम का ही भेद है, जबकि इनकी प्रकृति या कार्यों में इन सब के बीच कोई अंतर नहीं है। जबकि हटन का विचार है कि जाति और वर्ण एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न 2 अलग अलग पृथक धारणाएं हैं। जाति की अपेक्षा वर्ण का क्षेत्र बहुत विस्तृत है क्योंकि एक एक वर्ण के अंदर सैकड़ों जातियां और जातियां पाई जाती हैं। अब हम इसके शाब्दिक अर्थ के आधार पर जानेंगे कि वर्ण का अर्थ क्या होता है। भारतीय शास्त्रकारों ने हिंदू समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों में बांटा। 4 भागों में बांटने के संस्करण की इस 4 वर्गीय व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना है। शाब्दिक दृष्टि से वर्ण के 3 संभावित अर्थ लगाए जाते हैं। 3 संभावित अर्थ इस प्रकार हैं। प्रथम चरण इसका चुनाव करना, दूसरा द्वितीय रंग और तीसरा के अनुसार वृत्ति के अनुरूप चयन। वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति वृत्त वर्ण तू से मानी गई है। इसका अर्थ होता है वर्ण या चुनाव करना। वर्णों के अर्थ को इतने अधिक रूप से समझाया गया है कि इसमें वर्ण के बारे में अनेक भ्रम पैदा हो जाते हैं। वास्तव में वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा भारतीय समाज के सभी सदस्यों को उसके गुण और कर्म के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया। तो इस प्रकार इसका सही तरीका यह है, तीसरी व्याख्या के अनुसार ब्राह्मणों को उसके काम के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें बांटा गया और ये थी हमारी वर्ण व्यवस्था। अब वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो धारणा इसकी उत्पत्ति के संबंध में कहा जाता है कि क्या कारण है, विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस प्रकार हुई, इस संबंध में वैदिक युग से लेकर वर्तमान युग तक भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए गए हैं। लेकिन सामान्य तौर पर 4 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है कि इसकी उत्पत्ति के क्या कारण है। पहला, ऋग्वेद के सिद्धांत के अनुसार। तो ऋग्वेद सबसे परंपरागत सिद्धांत है इसका। इसके अनुसार ऋग्वेद हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे अधिक प्राचीन है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के विभिन्न अंगों द्वारा हुई है, अर्थात ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की, बाहु से क्षत्रियों की,
उरु अथवा जंघा से वैश्यों की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। जबकि उपनिषद का उपयोगितावादी सिद्धांत इसके अंतर्गत बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि ब्रह्मा ने एक ही साथ चारों वर्णों का निर्माण नहीं किया है। सबसे पहले ब्रह्मा ने केवल ब्राह्मणों को जन्म दिया। केवल ब्राह्मणों के द्वारा ही सामाजिक जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा न कर सकने के कारण ब्रह्मा ने फिर क्षत्रियों की रचना की। इससे भी ब्रह्मा को संतोष नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैश्यों को जन्म दिया। और इन तीनों वर्णों के द्वारा भी जब सभी कार्य पूर्ण न हो सकने के कारण अंत में ब्रह्मा ने शूद्र वर्ण की सृष्टि की। इस सिद्धांत में यही स्पष्ट होता है कि आरंभ से ही पृथक पृथक वर्णों का जन्म समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया है। प्रत्येक वर्ण में अपने अलग अलग कार्य करने की विशेष योग्यता थी। इस प्रकार वर्ण विभाजन का कारण समाज में सभी उपयोगी आवश्यकताओं को सर्वोत्तम ढंग से पूरा करने के कारण इस आधार पर बांटा गया। तीसरी इसकी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत महाकाव्यों का पवित्रतावादी सिद्धांत है। महाकाव्यों में महाभारत का स्थान सबसे ऊपर है, महत्व है। महाभारत में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि वर्ण व्यवस्था जैसा कोई भी विभाजन उस समय नहीं था। अपने कर्तव्यों को सबसे अच्छे ढंग से पूरा करने वाले और धार्मिक आचरण करने वाले सभी व्यक्तियों को उस समय ब्राह्मण कहा जाता था। बाद में जो ब्राह्मण अपने कर्तव्यों का पालन न कर सके, धार्मिक क्रियाओं के प्रति उदासीन हो गए, तो वो अन्य वर्णों में विभाजित हो गए। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति क्रोधी या राष्ट्रीय गुणों को प्रदर्शित करते वो क्षत्रिय कहलाने लगे। जो ब्राह्मण अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन थे, जिनमें रजोगुण की प्रधानता हो गई, तथा जो कृषि और पशुपालन का व्यवसाय करने लगे वे वैश्य हो गए। जो ब्राह्मण असत्य और अपवित्र आचरण करते थे, जीवों को हानि पहुंचाते थे और जिनमें तमोगुण प्रधान था, उन्हें शूद्र कहा जाने लगा। इसी आधार पर ब्राह्मणों के विभिन्न रंगों को इन्हीं विशेषताओं के आधार पर भी स्पष्ट किया जा सकता है। ब्राह्मणों का रंग सफेद, क्षत्रियों का लाल, वैश्यों का पीला और शूद्रों का रंग काला कहा जाता है। ऐसा केवल इसलिए है कि सफेद रंग पवित्रता की ओर संकेत करता है, लाल रंग क्रोध और पराक्रम को स्पष्ट करता है और पीला रंग वैभव और विश्वास का प्रतीक है, जबकि काला रंग अपवित्रता, लालच और अनेक मानवीय दुर्गुणों का संकेत करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य किसी को ऊंचा और किसी को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि व्यक्तियों को अपने स्वतंत्र संबंधी गुणों के अनुसार ही विभिन्न वर्गों में विभाजित करना था। और नेक्स्ट है आधुनिक विद्वानों के विचार। वर्ण व्यवस्था के सामाजिक प्रकृति को देखते हुए आधुनिक विद्वान इसे एक सामाजिक नीति के रूप में स्पष्ट करने के पक्ष में थे। एक अलौकिक व्यवस्था के रूप में वह नहीं मानते थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था के व्यवहारिक पक्ष को अधिक महत्व दिया है, सैद्धांतिक पक्ष को नहीं दिया। इस विद्वानों में डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर फूरिये का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब आधुनिक विचारों में डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार वर्ण व्यवस्था के व्यवहारिक पक्ष को अधिक महत्व इन्होंने दिया है। इनके अनुसार वर्ण व्यवस्था के पीछे यह भावना जरूर थी कि प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष वर्ग की सदस्यता देकर उसकी आनुवांशिक क्षमता को अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, लेकिन इस विभाजन में बिल्कुल भी कठोरता नहीं थी। यह एक परिवर्तनशील व्यवस्था थी जिसमें अनेक कर्मों और योग्यता के अनुसार व्यक्ति के वर्ण की सदस्यता में परिवर्तन हो सकता था। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया है कि मनुस्मृति में अनेक ऐसे शासकों का उल्लेख मिलता है जो अपने वर्ण से शूद्र थे। इसी प्रकार विश्वामित्र को क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण वर्ण की सदस्यता प्रदान की गई। राजा जनक जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन अपने महान ज्ञान और शांत स्वभाव के कारण उन्हें ब्राह्मण वर्ण में स्थान दिया गया। धर्म शास्त्रों में ऐसा उदाहरण मिलता है जबकि एक दास कन्या के पुत्र ने यज्ञ में ब्राह्मण पुरोहितों का काम किया था। इस प्रकार वर्ण को उत्पत्ति का आधार व्यक्ति के कर्म है, जन्म नहीं। डॉक्टर फूरिये के अनुसार हम जानेंगे आरंभ में वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों में विभाजित नहीं थी। आरंभ में समाज केवल 2 वर्गों में था, आर्य और दास। डॉक्टर फूरिये के अनुसार आर्यों ने द्रविड़ों को पराजित करके अनेक दास से संबोधित किया गया और इनका अंतर बनाए रखने के लिए स्वयं को उच्च वर्ण घोषित कर दिया गया। इस प्रकार इन्होंने इन तीनों वर्णों में सम्मिलित द्विज कहा जाने लगा।
तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारत में वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय नहीं बल्कि पूर्णतः मानव रचित है। इस व्यवस्था में न तो पूरी तरह कर्म आधारित थी और न ही पूरी तरह जन्म आधारित थी। यानी वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए न तो पूरी तरह जन्म और न ही पूरी तरह कर्म माना जा सकता है। अब वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं देखेंगे क्या क्या है। पहला है जन्म पर आधारित संस्करण। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से वर्ण व्यवस्था को कर्म को प्रधानता मानी गई है, लेकिन व्यावहारिक रूप में एक बार समाज को जब 4 वर्णों में विभाजित कर दिया जाता था तो बाद में प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण जन्म के आधार पर ही होता था। व्यक्ति को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जिस वर्ण की सदस्यता मिल जाती थी साधारणतः वह परिवर्तित नहीं कर पाता था। अपवाद स्वरूप उदाहरण अलग बात हो जाती है, लेकिन सामान्य जनता के लिए सामान्य तौर पर यह संभव नहीं था। दूसरी हमारी विशेषता सभी वर्णों का पृथक अधिकार। इस व्यवस्था में विभिन्न वर्णों के अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से पूर्णतः पृथक थे। संपूर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थिति देने के पक्ष में थी, इसीलिए सभी वर्णों का पद व नैतिक कर्तव्यों का दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में ब्राह्मणों की रक्षा करें, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, उनका पूर्ण सम्मान करें। शेष तीनों वर्णों को क्षत्रिय का स्थान दूसरा, वैश्यों का तीसरा, शूद्रों का स्थान निम्न कर। पेशे का आनुवंशिक रूप। वर्ण व्यवस्था में के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के लिए पृथक पृथक व्यवसाय पहले से ही निर्धारित कर दिए गए थे। ब्राह्मण का व्यवसाय धार्मिक क्रिया कर्मों को करना था। राजा के लिए शासन की नीति निर्धारित करना था। क्षत्रियों के लिए राजधर्म था। वैश्यों के लिए व्यापार, पशुपालन, धन और संग्रह करना, और शूद्रों के लिए इन अपने से ऊपर तीनों वर्णों की सेवा करना था। अनुलोम विवाह पर आधारित। वर्ण व्यवस्था की प्रमुख विशेषता यह भी थी कि इसे अनुलोम विवाह के नियमों द्वारा अधिक से अधिक प्रभावपूर्ण बनाया जा सके। अनुलोम एक ऐसा वैवाहिक नियम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा हो जाता है सामाजिक कल्याण की प्रधानता। आज वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न दोष सामाजिक प्रगति में कितने ही बाधक क्यों न हो, लेकिन अतीत में यह व्यवस्था सामाजिक कल्याण की भावना से मुक्त थी। यह सर्वविदित है कि सामाजिक व्यवस्था में सभी लोग अधिक से अधिक अधिकार पाने का प्रयत्न करने लगे तो सामाजिक विघटन की दशा उत्पन्न होने लगी। लेकिन पहले समय में इस प्रकार उनके व्यक्तियों के अधिकार और कर्तव्यों का विभाजन किया गया था जिससे कि समाज कल्याण अधिक से अधिक हो सके। गतिशीलता। अधिकांश विद्वानों के अनुसार वर्ण व्यवस्था की एक विशेषता उसमें गतिशीलता का गुण है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यवस्था जाति प्रथा के कारण पूर्णतः कठोर नहीं थी, बल्कि इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को यह प्रेरणा दी गई थी कि वो अपने गुण या कार्य क्षमता के द्वारा अपने से उच्च वर्ग की सदस्यता प्राप्त कर सकते थे। इस आधार पर वर्ण व्यवस्था को अक्सर एक खुली सामाजिक व्यवस्था मानी जाती रही है। और नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिकता। अर्थव्यवस्था को एक नैतिक मनोवैज्ञानिक व्यवस्था भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के सभी सिद्धांतों और नियमों का निर्धारण इस प्रकार किया गया कि इसमें कोई भी व्यक्ति इसकी अवहेलना न कर सके। कर्म का सिद्धांत, जन्म और पूर्व जन्म की धारणा, पारलौकिक गाथाएं मुख्य रूप से वर्ण व्यवस्था के नियमों और पालन करने पर ही बल देती है। विभिन्न धर्म ग्रंथों के द्वारा व्यक्ति को यह विश्वास दिलाया जाता है कि अपने वर्ण के कर्तव्यों का पालन करना ही उसका सबसे बड़ा धार्मिक और नैतिक कर्तव्य है। और यही कारण है कि मानसिक रूप से अधिकांश भारतीय समाज में आज भी वर्ण व्यवस्था को एक अलौकिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। अब हम जानेंगे कि वर्ण व्यवस्था की समाजशास्त्रीय महत्व क्या है। पहला है व्यक्ति के संघर्षों से छुटकारा मिल जाता है। वर्ण व्यवस्था का सबसे मौलिक महत्व यह है कि अतीत में इस व्यवस्था से व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्धारण कर उन्हें व्यक्ति के प्रतियोगिता और संघर्षों से उनको छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दे तो कहीं न कहीं व्यक्ति विशेष को प्राप्त नहीं कर पाता। इस प्रकार उन्हें हर व्यक्ति को एक व्यवसाय निश्चित की गई थी, एक कर्म निश्चित किया गया था, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवसाय आजीविका की ओर से निश्चिंत रहता था। फलस्वरूप उनका समाज अनेक संघर्षों से बच गया। दूसरा है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। वर्ण व्यवस्था में समाज के सभी उपयोगी आवश्यकताओं को व्यवस्थित रूप से पूरा करने में महान योगदान दिया गया था। प्रत्येक समाज को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया था कि व्यक्ति के प्रत्येक वर्ण के
व्यक्तियों का बौद्धिक विकास करना, बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना, व्यापार और वाणिज्य का विकास करना, सामान्य सेवाओं का प्रबंध करना, ये सभी वर्ण व्यवस्था में चारों कार्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को इस प्रकार बांट दिए गए थे कि उन्हें पूरा करने की उन्हें विशेष योग्यता थी। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था को कार्यात्मक रूप से उपयोगी व्यवस्था कहा जाता रहा। नेक्स्ट है सरल श्रम विभाजन और विशेषीकरण। वर्तमान जीवन में हम श्रम विभाजन और विशेषीकरण को सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन इसके लिए हम जिन साधनों का उपयोग कर रहे हैं उनसे समाज के सामने अनेक गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन और विशेषीकरण के लिए किया जाने वाला सबसे सुंदर प्रयत्न था, जिसके कारण व्यक्ति को बचपन से ही अपने परिवार में कुछ विशेष प्रकार के कार्य करने का वातावरण मिलता था और जिसकी सहायता से वो सीधी व्यवसाय में विशेष योग्यता प्राप्त कर लेता था। यही कारण है कि भारत में प्राचीन भारत ज्ञान, वीरता, व्यापार, सेवा के कार्यों में अनेक समाजों की तुलना में बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ था। योग्यता में वृद्धि करने की प्रेरणा। कोई भी सामाजिक व्यवस्था एक लंबे समय तक उपयोगी नहीं रह सकती यदि समय की मांग के अनुसार उसमें परिवर्तन न किया जा सके। जिस प्रकार स्थिर पानी गंदा हो जाता है, उसी पर स्वच्छ रहने के लिए उसका प्रवाह बनाए रखना आवश्यक होता है। ठीक उसी प्रकार समाज को संगठित और प्रगतिशील बनाने के लिए प्रत्येक सदस्यों को अपनी योग्यता में वृद्धि की प्रेरणा आवश्यक होती है। वर्ण व्यवस्था के द्वारा व्यक्तियों में श्रम विभाजन जरूर कर दिया गया, लेकिन साथ ही इसके द्वारा व्यक्तियों को अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करने की छूट दी गई थी। जैसा कि पहले भी हम कुछ अपवाद के द्वारा बता चुके हैं कि कर्म के द्वारा कोई भी वर्ण के लोग दूसरे वर्ण में जा सकते थे। समानता को प्रोत्साहन। नेक्स्ट हमारा हो जाता है समानता को प्रोत्साहन। वर्ण व्यवस्था पूर्णतः समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इस व्यवस्था में किसी भी वर्ण को दूसरे से उच्च या नीच नहीं बताया गया, बल्कि सभी की सेवाओं को समान महत्व दिया गया है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि ब्रह्मा के चारों अंगों से वर्णों की उत्पत्ति हुई और तब भी यह समानता का गुण पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। स्पष्ट है कि शरीर के विभिन्न अंग केवल कार्य के दृष्टिकोण से एक दूसरे से पृथक है, लेकिन कोई भी अंग एक दूसरे से कम या अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। जो कि व्यक्ति यह कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था समानता पर आधारित है, वह साधारणतः जाति व्यवस्था को देखकर ही ऐसा निष्कर्ष देते हैं। जबकि सत्य तो यह है कि वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार यही था कि पृथक पृथक व्यवसाय को करने के बाद भी समाज के सभी कर्तव्यों का महत्व समान बना रहे। अर्थात जिस तरह श्रम विभाजन द्वारा सभी व्यक्ति अलग अलग कार्य करके भी वस्तु का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार वर्ण व्यवस्था का वास्तविक उद्देश्य भी व्यक्तियों को अलग अलग कर्तव्य सौंपकर समान समाज को, संपूर्ण समाज को व्यवस्थित बनाना था। अब हम जानेंगे कि वर्ण और जाति में क्या अंतर है। समानता के वर्ण और जाति को समान ही मान लिया जाता था, लेकिन वर्ण और जाति में महत्वपूर्ण अंतर है। पहला अंतर क्या है? वर्ण व्यवस्था का इतिहास अत्यधिक प्राचीन है। इस व्यवस्था का आरंभ भारत में कम से कम 4000 वर्ष पहले हुआ था, जबकि जाति व्यवस्था, इसका इतिहास प्राचीन नहीं है, अधिक प्राचीन नहीं है। जैन और बौद्ध धर्म का ह्रास होने के बाद आज से लगभग 2000 वर्ष पहले ही जाति व्यवस्था का विकास हुआ है। दूसरा अंतर इसका क्या है? वर्ण व्यवस्था केवल 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित है, जबकि जाति व्यवस्था लगभग 3000 जातियों और उपजातियों में विभाजित है। नंबर 3, वर्ण व्यवस्था का आधार व्यक्ति के गुण और कर्म है, जबकि जाति की सदस्यता का एकमात्र आधार व्यक्ति का जन्म अथवा वंश ही है। नंबर 4, वर्ण व्यवस्था में खुलापन है, अर्थात एक व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर दूसरे वर्ण की सदस्यता हासिल कर सकता है या परिवर्तित कर सकता है, जबकि जाति की सदस्यता में कोई परिवर्तन नहीं होता। व्यक्ति एक वर्ण जिस जाति में जन्म ले लेता है, आजीवन वह उसी जाति का सदस्य रहता है। नेक्स्ट हो जाता है वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अनुलोम विवाह की छूट दी गई, अर्थात किसी पुरुष को अपने वर्ण अथवा अपने से निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करने की स्वतंत्रता दी गई। जबकि जाति व्यवस्था में क्या है? सभी जातियां उपजातियां अंतःविवाही होती है, अर्थात अंतःविवाही का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी भी स्थिति में एक जाति का व्यक्ति अपनी ही जाति के बाहर विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। अंतःविवाही मतलब जाति के अंदर ही उसे शादी करनी होती है। नेक्स्ट नंबर 6, वर्ण व्यवस्था समानता की नीति पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत किसी भी वर्ण को दूसरे वर्ण से उच्च या निम्न नहीं कहा गया है। कार्य के दृष्टिकोण से सभी का समान महत्व है, जबकि वर्ण
जाति व्यवस्था में मौलिक रूप से असमानता पर आधारित है। इसमें प्रत्येक जाति को दूसरी जातियों की तुलना में ऊंची और नीची मानी गई है। प्रत्येक उच्च जाति को अपने से निम्न जाति की तुलना में अधिकार ही अधिक मिले होते हैं। नंबर 7, वर्ण व्यवस्था एक कार्यात्मक व्यवस्था है जिसमें किसी वर्ण को दूसरे वर्ण से सामाजिक और धार्मिक आधार पर पृथक नहीं किया गया है, जबकि जाति व्यवस्था में अस्पृश्य जातियों और निम्न जातियों के साथ सभी प्रकार के संबंधों पर नियंत्रण लगा दिए गए। इसने छूट-छाट की भावना को भी प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट नंबर 8 के अनुसार वर्ण व्यवस्था का रूप अधिकतर सैद्धांतिक ही रहा। हमें ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता जिसमें यह पता चल सके कि अपने विशुद्ध रूप से वर्ण व्यवस्था समाज में एक लंबे समय तक क्रियाशील रही है, जबकि जाति व्यवस्था व्यवहारिक रूप में समाज को एक लंबे समय से प्रभावित करती रही है और इसी के उग्र रूप में जातिवाद को जन्म दिया है। तो ये हमने पढ़ा कि जाति और वर्ण में क्या अंतर है। वर्ण व्यवस्था में भी समय के साथ परिवर्तन होता रहा है, लेकिन अधिकतर विद्वान के अनुसार आज भी लगभग 2000 वर्ष पूर्व वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व समाप्त होना आरंभ हो गया है, अर्थात हो चुका है। धीरे धीरे इसका स्थान जाति व्यवस्था ने ले लिया है और जाति व्यवस्था का स्वरूप भी पुराने समय के हिसाब से आज पूरी तरह बदल चुका है। अब हम जानेंगे टू द कॉल लास्ट। हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने इसमें पढ़े। तो आज हमने पढ़े वर्ण व्यवस्था सामाजिक विभाजन का एक विशेष रूप है, और नेक्स्ट हम जानेंगे कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के कारण 4 कारण है। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के अनुसार चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के अंगों से हुई। उपनिषद के अनुसार ब्रह्मा ने समाज के विभिन्न आवश्यकताओं कार्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्रमशः सभी वर्णों की उत्पत्ति की। महाकाव्यों के अनुसार आरंभ में सभी व्यक्ति एक ही वर्ण के थे, लेकिन बाद में अपने अपने स्वभाव कर्म के अनुसार वो 4 वर्णों में विभाजित हो गया। और आधुनिक विचारकों में डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर घुरिये के महत्वपूर्ण विचार हैं। इन सभी विद्वानों ने स्पष्ट किया कि वर्णों की उत्पत्ति अथवा वर्ण विभाजन का आधार व्यक्तियों के विभिन्न गुण या पेशे थे। इस प्रकार यह जन्म पर आधारित एक परिवर्तनशील व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था मुख्य रूप से 7 है। जन्म पर आधारित, संचरण, ये सभी हमने पढ़ा। तो ये था आज का वर्ण व्यवस्था से रिलेटेड टॉपिक। आप हमें जरूर बताएं कमेंट के द्वारा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट टॉपिक कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके लिए यूजफुल रहे। थैंक यू।